प्यारे छात्रों, महामना निशुल्क क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अनुपम तिवारी, आपके लिए प्रैक्टिस सेट 4 की आंसर की लेकर आया हूं। छात्रों, ये प्रैक्टिस सेट जो है व्हाट्सएप पे निशुल्क उपलब्ध है। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई टेलीग्राम लिंक से ज्वाइन होकर टेलीग्राम ग्रुप पे जाना है। वहां से आपको व्हाट्सएप की लिंक मिल जाएगी और जहां पे जो है आप ये प्रैक्टिस सेट पा सकेंगे। कुल मिलाकर 10 प्रैक्टिस सेट होने हैं और ये 6 तारीख से पहले ही हो जाने हैं, जिससे कि आपको प्रॉपर टाइम मिल सके। साथ ही साथ छात्रों, ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसे लग रहे हैं, क्या आपके तैयारी के लिए उपयोगी हैं, ये आप हमें जरूर कमेंट करके बताएं, जिससे कि आगे की रणनीति बना सकें। क्या सुधार किया जा सकता है, इसके बारे में भी आप इसे हमें बता सकते हो। तो आओ जानते हैं आपके टाइम को बिना बर्बाद किए हुए कि कौन कौन से जो प्रश्न है आपसे जो है पूछे गए थे और उनका उत्तर क्या है। अगर आपको लगता है किसी का जो है विकल्प दूसरा हो सकता है तो आप निश्चित तौर पे हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, बरसीम के उत्पादन और आनुवंशिकी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। द मिक्स्ड सीड रेशियो इंक्लूड 20 kg ऑफ टेट्रापोलाइट बरसीम। तो बरसीम के बारे में जानते हो कि बरसीम में जो सीड रेट होता है वो 30 केजी पर हेक्टेयर तब होता है जब 20 किलोग्राम जो है टेट्रापोलाइड वैरायटीज और 10 किलोग्राम जो है डिपोलाइड वैरायटीज आपस में मिलाकर बोई जाती हैं। आपको पता है टेट्रापोलाइड का बीज दर जो होता है डिपोलाइड की अपेक्षा ज्यादा होता है, लेकिन जब मिला के इनकी क्या करते हैं, बुआई करते हैं, बिजाई करते हैं बरसीम की, तो फिर जो है 20 किलोग्राम आपको टेट्रापोलाइड जो है बरसीम की किस्में चाहिए होती है। ये बात बिल्कुल सही है। बरसीम एक कैसी क्रॉप है? बरसीम एक जो है रबी की क्रॉप है, ज्यादातर ये रबी की क्रॉप है। और बरसीम का नाम क्या है आप कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको याद हो। अगला है, द क्रोमोजोम नंबर फॉर डिप्लॉइड बरसीम इज 16। तो डिप्लॉइड के लिए 16 है, 2n बराबर जो है 2x बराबर जो है 16 जो है क्रोमोजोम पाए जाते हैं। वही टेट्रापोलाइड में 2n बराबर 4x बराबर जो है 32 पाए जाते हैं। ये भी बात सही है बिल्कुल कि 16 है द्विगुणित के लिए। द क्रोमोजोम नंबर फॉर टेट्रापोलाइड इज 32। ये दोनों बातें सही हैं। इट्स प्लेस ऑफ ओरिजिन इज बिलीव टू बी साउदर्न अमेरिका। ओरिजिन प्लेस जो है किसने दिया था? वेबिलोब ने दिया था, आप सभी को पता है। और इसका जो है प्लेस ऑफ ओरिजिन कहाँ पे है? इजिप्ट में है। इसको इजिप्टियन क्लोर के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका ओरिजिन ऑफ प्लेस क्या छात्रों? इजिप्ट है, ना कि अमेरिका है। तो ये ऑप्शन डी जो है सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी सही नहीं है। और ई नन ऑफ दीज जो लगा हुआ है आपके टी एग्जाम के कारण लगा हुआ है कि उसमें नन ऑफ दीज दे दिया गया था। अगला है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स एंड देयर कोर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो फसलों और उनके मुख्य कृषि पद्धतियों में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। टोबैको में टॉपिंग और डी सकरिंग की जाती है। ये बात सही है या नहीं है? टोबैको में की जाती है, टॉपिंग भी की जाती है और डी सकरिंग भी की जा सकती है। हमने कमर्शियल क्रॉप में टोबैको को पढ़ा था और उसमें ये चीज भी पढ़ी थी। इसके अलावा जूट में रेटिंग की जाती है। तो आपको ये भी पता है कि जूट में रेटिंग होती है। ठीक है, रेटिंग और किस में की जाती है? और ऐसे रेशे वाली फसलों को हम क्या कहते हैं? जूट के लिए क्या एमएसपी दी जाती है या नहीं दी जाती है? ये आप हमें बता सकते हैं। शुगर कैन में मेटकॉकिंग नहीं करते हैं। मेटकॉकिंग मेनली जो है बनाना में की जाती है। किसमें की जाती है? बनाना में की जाती है। ऐसे बनाना के प्लांट जिसमें फल आ चुके हैं, जिनके फल आप हार्वेस्ट कर चुके हो, हार्वेस्ट करने के बाद जो उसका तना बनता है उसको काटना ही मेटकॉकिंग कहलाता है। हालांकि क्रॉपिंग करते हैं शुगर कैन में, शुगर कैन में जो है अन्य चीजें भी करते हैं, लेकिन मेटकॉकिंग नहीं करते हैं। मेटकॉकिंग नहीं करते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, डी नॉवलिंग भी जो है बनाना से संबंधित है। अगर आपसे पूछे डी नॉवलिंग किससे संबंधित है, पूछ सकता है डी नॉवलिंग। तो ये किससे संबंधित है? बनाना से संबंधित है। इसमें क्या करते हैं? मेल फ्लावर को काट देते हैं जिससे कि फीमेल फ्लावर्स का विकास अच्छा हो सके। कॉटन में जिनिंग होता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। व्हिच ऑफ द फेयर इज गिवन एबव और करेक्टली मैच्ड। तो इसमें कौन कौन से करेक्टली जो है मैच्ड हैं इसके बारे में पूछा है। तो कौन सा मैच नहीं है? आपका शुगर कैन तीसरा वाला मैच नहीं। मेटकॉकिंग किसमें की जाती है? बनाना में की जाती है। तो जहां जहां पे तीसरा है वो विकल्प तो आंख मूंद के आप क्या कर सकते हो? काट सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे जो है दो विकल्प बचे, ए और 4। ए भी जो है गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि इसमें कॉटन में जिनिंग या ओटाई की जाती है, यानी 1, 2 और 4 जो है इसमें सही है। आगे फिर से है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो रिसर्च इंस्टीट्यूट से प्रश्न पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको क्या करना है? विचार करना है। क्या विचार करना है देखते हैं।
द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च इज लोकेटेड इन लखनऊ। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च कहाँ पे है? लखनऊ में स्थित है। क्या ये बात सही है? IISR कहाँ पे है? लखनऊ में ही स्थित है। कोयम्बटूर में क्या है आप बता सकते हैं? तो ये बिल्कुल बात सही है। द सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट इज हेडक्वार्टर्ड इन शिमला, हिमाचल प्रदेश। तो CPRI शिमला में है और यहां से जो भी वैरायटी निकलती है उनके आगे कुफरी नाम लिखा होता है। तो पोटैटो की वैरायटी पहचानने का एक बहुत ही आसान तरीका होता है, उसके आगे कुफरी लिखा होता है। वहीं अगर देखा जाए तो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन आनंद, गुजरात। NDRI आनंद गुजरात में स्थित है। अब यहाँ पे आप जो है यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। NDRI कहाँ पे है? करनाल में है, ना कि आनंद गुजरात में है। ठीक है, तो आनंद गुजरात में क्या है? इरमा है, इरमा है और क्या है? NDDB है। ठीक है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है, ना कि NDRI है। तो ये वाला जो है आपका क्या हो गया? NDRI वाला गलत हो गया। अगला देखते हैं। अच्छा, 3 ही स्टेटमेंट दिए थे। व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट अबव इज आर नॉट करेक्ट? इसमें से कौन करेक्ट नहीं है? तो कौन सा करेक्ट नहीं है? केवल 3, केवल जो है 3 जो है कहीं पे दिया हुआ है, आपके ऑप्शन में दिया हुआ है ओनली 3। तो केवल 3 जो है इसमें करेक्ट नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं छात्रों, क्या पूछा गया है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस एंड डिजीजेज ऑफ ब्रिंजल। ब्रिंजल के कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस और डिजीजेज के बारे में दिया गया है। द ऑप्टिमम सीड रेट फॉर ए नर्सरी ट्रांसप्लांटिंग ऑफ नॉर्मल ब्रिंजल वैरायटीज 400 to 500 ग्राम। तो ये बात सही है कि ब्रिंजल जो नॉर्मल ब्रिंजल होता है, हाइब्रिड नहीं अगर देखें तो 4 से 500 ग्राम बीज दर की जरूरत होती है। लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल इज ए सीरियस डिजीज कॉज्ड बाय फाइटोप्लाज्मा एंड ट्रांसमिटेड बाय लीफ हॉपर। ये भी बात सही है कि लीफ हॉपर के द्वारा जो है लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल जो है ट्रांसमिट की जाती है। ये किससे होती है? फाइटोप्लाज्मा। इसको पहले एमेलोज बोलते हैं, माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। जो बच्चे शुरुआत से पढ़ते आए हैं वो जानते होंगे। ब्रिंजल इज हाईली रेजिस्टेंट टू फॉरेस्ट एंड थ्राइव्स एक्सेप्शनली वेल इन सब जीरो विंटर टेम्परेचर। बैंगन पाले के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधी है और शून्य से नीचे के सर्दियों के तापमान में असाधारण रूप से अच्छी वृद्धि करता है। अब ब्रिंजल मुख्य रूप से कैसी है? ट्रॉपिकल रीजन की क्रॉप है। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि पाले के प्रति जो है प्रतिरोधी है, ये बात ये गलत है। फोमोप्सिस ब्लाइट इज ए मेजर फंगल डिजीज दैट अफेक्ट बोथ द फोलिएज एंड फ्रूट्स ऑफ ब्रिंजल। ये भी बात सही है, यानी केवल तीसरा जो अगर आप देखेंगे स्टेटमेंट वो क्या है? गलत है। अगला, उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो तीसरा सही नहीं का पूछ रहा, सही नहीं है या नहीं है? तो इसमें जो तीसरा जो है ये सही नहीं है, तो थर्ड ओनली इसमें भी जो है आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, इसमें भी क्या आ जाएगा आपका? थर्ड ओनली। अगला आपका दिया गया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट ऑफ ग्वार गम फ्रॉम इंडिया। भारत से ग्वार गम के उत्पादन और निर्यात के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं। ग्वार गम हमने बताया था ये एक्सपोर्ट होता है और ये सबसे ज्यादा राजस्थान में जो है ग्वार गम की खेती की जाती है, वहां से एक्सपोर्ट होता है। अगर देखोगे इंडिया में सबसे ज्यादा ग्वार गम कहां से? वहीं से होता है। तो ग्वार गम के बारे में दिया गया है, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ ग्वार गम इन द वर्ल्ड अकाउंटिंग फॉर द मेजर शेयर ऑफ ग्लोबल सप्लाई। भारत दुनिया में ग्वार गम का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है जो वैश्विक आपूर्ति में प्रमुख हिस्सेदारी रखता है। ये बात जो है बिल्कुल सही बातें बता रहे हैं। विद इन इंडिया द स्टेट ऑफ राजस्थान इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ ग्वार सीड फॉलोड बाय हरियाणा एंड गुजरात। ये भी सही बात है। The Agriculture and Processed Food Product Export Development Authority is the nodal agency for monitoring guar gum export from India। तो ये भी बात क्या है? बिल्कुल सही है आपकी। The United States of America is historically one of the largest importer of guar gum, प्राइमरी यूटिलाइजिंग इट इन द सेल गैस एंड ऑयल फ्रैंकिंग इंडस्ट्री। संयुक्त राज्य अमेरिका ऐतिहासिक रूप से भारतीय ग्वार गम के सबसे बड़े आयातकों में से एक है जो मुख्य रूप से सेल गैस और तेल फ्रैकिंग उद्योग में इसका उपयोग करता है। तो ये भी बात जो है, चारों ये स्टेटमेंट क्या है? पूरी तरीके से सही है, यानी 1, 2 और 3 चारों स्टेटमेंट क्या है? पूरी तरीके से सही है, क्योंकि अमेरिका जो है इसका आयात सेल गैस और तेल फ्रैकिंग उद्योगों में किस लिए करता है? जिससे उसमें चिपचिपाहट बढ़ जाए। ठीक है, तो ग्वार गम जो है धूप बत्ती बनाने में भी उपयोग किया जाता था, लेकिन अब जो है नहीं किया जा रहा है, क्योंकि इसकी जो है काफी ज्यादा एक्सपोर्ट होता है और उतना अच्छा इसका नतीजा भी नहीं आया। एक बाइंडिंग एजेंट का काम करता है। अगला प्रश्न छात्रों क्या पूछा गया है, देखते हैं। अगला एक सिंपल प्रश्न है शायद। बार्ले इज द प्राइमरी ग्रोन इन
व्हिच क्रॉप सीजन, बार्ले जो है किस क्रॉप सीजन में मेनली भारत में उगाया जाता है? तो भारत में मेनली ये रबी सीजन में बार्ले उगाया जाता है। ये सभी को पता होगा, आसान सा प्रश्न है, ये तो आप लोगों ने कर लिया होगा। अगला, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रोसेसिंग एंड टाइप्स ऑफ कॉटन, कपास के प्रसंस्करण और प्रकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जिनिंग इज द मैकेनिकल प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कॉटन फाइबर फ्रॉम द सीड, तो उटाई कपास के रेशों को बीजों से अलग करने की यांत्रिक प्रक्रिया है। ये सही है क्या? ठीक है। ब्लैक कॉटन इज कंसीडर्ड द मोस्ट सुटेबल सॉइल फॉर इट्स ग्रोथ, तो ब्लैक कॉटन सॉइल जिसको रेगुर मृदा कहते हैं, रेगुर दे सकता है यहाँ पे, ब्लैक कॉटन नहीं देगा क्योंकि आप जानते हो। तो रेगुर मृदा किसके लिए अच्छी है? आपके लिए, कॉटन के लिए अच्छी है। बीटी कॉटन इज जनरली मॉडिफाइड वैरायटी डेवलप टू रजिस्ट ऑल टाइप्स ऑफ फंगल डिजीजेस, बीटी कॉटन जो है फंगल डिजीज के लिए ही, पिंक बालवर्म के लिए है। किसके लिए है? पिंक बालवर्म के लिए डेवलप की गई। कौन सी जीन की गई है आप लोग जानते हो, ये बार बार बताया जा रहा है, ये प्रश्न आ जाए गलत करके मत आना, ठीक है प्लीज। अब यहाँ पे देखो, व्हिच स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर नॉट करेक्ट, इसमें कौन सा करेक्ट नहीं है? तो इसमें देखोगे थर्ड ओनली जो है करेक्ट नहीं, ऑप्शन बी जो है इसमें सही है, ठीक है। व्हिच कंट्री इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ बासमती राइस, बासमती राइस का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश कौन सा है? भारत है। बासमती राइस के उत्पादन और निर्यात में भारत की मोनोपोली है या नहीं है? क्योंकि भारत लगभग जो है 70% तक जो है बासमती राइस क्या करता है? एक्सपोर्ट करता है। नेक्स्ट चलते हैं, प्रश्न क्या पूछा गया है, क्योंकि आप ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं, डीप में आपको पढ़ाया जा चुका है, इसलिए हम केवल उत्तर बता रहे हैं, ठीक है। ये लिस्ट आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से क्या करना है? मैच करना है। यहाँ पे एक और खरपतवार दिए गए, फेलरिस माइनर, सेप्रस रोटेंडस, चिंकोरियम इंटाइबस और कुशनकोटा रिफ्लेक्सा। दूसरी ओर दिया गया है पेरिनियल सेज विद ट्यूबर, टोटल स्टेम पैरासाइट, मिमिक्री वीड ऑफ व्हीट और एसोसिएटिव वीड ऑफ बरसीम। तो बरसीम में जो है कासनी यानी चिंकोरियम इंटाइबस के जो है बीज मिले हुए होते हैं, आपको हमने बताया था। जुकाम भी हो रहा है। अब यहाँ पे अगर छात्रों देखा जाए तो आप इस सारी चीज को मिला सकते हैं, यानी तीसरे का जो है डी, तीसरे का डी किसमें दिया गया, कौन कौन से ऑप्शन में दिया गया है? केवल एक ही ऑप्शन दिया है, इसलिए आपका समय बचेगा। ये हम क्यों बताते हैं कि एग्जाम में भी इस प्रकार से अपना समय आप बचा सकते हो। एक का जो है फिर सी हो गया, यानी फेलरिस माइनर एक प्रकार का जो है गेहूं का अनुकारी खरपतवार है, इसे पहचानना मुश्किल होता है अर्ली स्टेज में। इसका जो बेस स्टेम होता है वो रेड कलर का होता है। अगला बात अगर करें, साइप्रस रोटेंडस जो है एक पेरिनियल सेज है, जिसमें ट्यूबर्स होते हैं, कंस होते हैं, नट्स होते हैं, और कुस्कुटा जो है एक प्रकार का टोटल स्टेम पैरासाइट है। और यहां से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं कई बार, आप इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है छात्रों। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैच लिस्ट, फिर से लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपको क्या करना है? मैच करना है। यहाँ पे कुछ जो है दलहनी फसलें दी गई हैं और उनको आपको क्या करना है? मिलाना है। जैसे पिजन पी अरहर, अरहर का वैज्ञानिक नाम आपको याद है? अब नहीं याद है? खजानस खजान। चिकपी, इसको चना बोलते हैं, साइसर एरिटिनम। फील्ड पी जो है पाइसम सटाइयम वैरायटी अरवेंस होता है। और ब्लैक ग्राम, इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? बिगना मूंगो होता है, ठीक है। अब इनको आपको क्या करना है? मिलाना है। तो यहाँ पे अगर आप देखें, हाईली सस्टेबल टू फ्रॉस्ट, पाले के प्रति अत्यधिक संवेदनशील। अगला है मोजैक वायरस स्टेलिटी, मोजैक वायरस। तो स्टेलिटी मोजैक वायरस हमने किसने बताया था? पिजन पी, यानी एक जो है किससे मिलेगा? बी से मिलेगा, ठीक है। अगला देखें, मैलिक एंड ऑक्जेलिक एसिड ऑन लीव्स, तो चने वाले जो लोग खाते हैं तो जानते हैं चिक पी में जो है मैलिक और ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। तो 2 को किससे मिल जाएगा? सी से। अब फील्ड पी जो है, फील्ड पी में क्या लगता है आपका? पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज लगती है, इसलिए बहुत सारी वैरायटीज फील्ड पी की जो है पाउडरी मिल्ड्यू से फ्री बनाई गई हैं। काशी मुक्ति जो है ऐसी एक वैरायटी है, काशी मुक्ति फील्ड पी की वैरायटी है, वेजिटेबल पी की वैरायटी है, आप जरूर हमें बता सकते हैं, ठीक है। तो फील्ड पी में पाउडरी मिल्ड्यू जरूर लगता है। तो 3 का जो है आपका क्या हो गया? डी। 3 का 3 तो लिखा हुआ था, 3 का डी। और जो एक बचा 4, यानी कि ब्लैक ग्राम जो है ये क्या है? पाले के प्रति जो है अत्यधिक संवेदनशील है, ठीक है, ये पक्का हो गया। अगला देखते हैं छात्रों, अगला जो आपका है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट
रिगार्डिंग पल्सेस प्रोडक्शन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज इन इंडिया, भारत में दलहन उत्पादन और सरकारी नीतियों के संबंध में विचार करना है आपको। क्या विचार करना है? इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, लार्जेस्ट कंज्यूमर एंड लार्जेस्ट इंपोर्टेड ऑफ पल्सेस इन वर्ल्ड। क्या ये जो है सही बात है कि इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है? तो इंडिया में सबसे ज्यादा क्या दालें होती हैं ये आप बताना है। ठीक है, अगला जो है पूछा गया, अंडर द पीएम आशा स्कीम द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रिमूव्ड प्रोक्योरमेंट कैप टू द इंश्योर 100% एश्योर्ड प्रोक्योरमेंट ऑफ तूर, उड़द एंड मसूर डायरेक्टली फ्रॉम द रजिस्टर्ड फार्मर एट मिनिमम सपोर्ट प्राइस। पीएम आशा योजना के तहत केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर पंजीकृत किसानों से सीधे अरहर, उड़द और मसूर की 100% सुनिश्चित खरीद सुनिश्चित करने के लिए खरीद सीमा को हटा दिया है। क्या यह बात सत्य है? अगला आपको जो है बताना है, द मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस एम टू इनहांस डोमेस्टिक प्रोडक्टिविटी एंड एलिमिनेट इंपोर्ट डिपेंडेंसी टू अचीव कंप्लीट सेल्फ सफिशिएंसी बाय द ईयर 2030-31। दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का उद्देश्य घरेलू उत्पादकता को बढ़ाना और 2030-31 तक पूर्ण आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए आयात निर्भरता को समाप्त करना है। Which statement given above are correct? अब इसमें कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं? क्या ये आप वीडियो यहाँ तक पहुंच गए हैं या ऐसे ही देख के आप लोग छोड़ देते हैं? तो इसका उत्तर आप बताएंगे। हमने जब एमएसपी पढ़ाई थी तो हम इसको आपको बता दिए थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला ये है, कोलोब्रोकस मैकुलेटस इज द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव पेस्ट ड्यूरिंग स्टोरेज हैवीली अफेक्टिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप ग्रुप्स। तो एक ये जो है कैलोसोप्रोकस मैकुलेटस, इसको क्या बोलते हैं? पल्स बीटल। इसको क्या बोलते हैं? पल्स बीटल। और आपको हमने कहा भी था कि स्टोरेज पेस्ट आप लोग जरूर पढ़ के जाइएगा, इससे प्रश्न आने की संभावना है। तो ये किसे नुकसान पहुंचाएगी? पल्सेज को पहुंचाएगी, लेग्यूम्स को पहुंचाएगी। मैच लिस्ट 1 टू लिस्ट सेकंड को फिर से आपको मैच की करना है। एंजाइमेटिक ब्राउनिंग इन कट एप्पल्स, कटे हुए सेबों का एंजाइमी भूरा हो जाना किसके कारण हमने बताया था? ये बताया था पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज के कारण। किसके कारण बताया था? पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज के कारण हमने बताया था। तो इसको उससे मिला दीजिए आप। है पीपीओज है। अगला है सॉफ्टनिंग ऑफ फ्रूट सेल वॉल, फल की जो है कोशिका भित्त जो है कोमल क्यों हो जाती है? तो इसका मुख्य रूप क्या है? पॉलीग्लाइकोरोनेज एंजाइम। इसका मुख्य रूप जो है किस लिए होता है? पॉलीग्लाइकोरोनेज एंजाइम के कारण जो है कोशिका जो है क्या हो जाती है? आपकी नरम हो जाती है, पेक्टिन जो है वो खत्म हो जाता है। प्रिवेंशन ऑफ ट्रांसमिशनल वाटर लॉस, वाष्पोत्सर्जन जनित जल हानि की रोकथाम किससे करते हैं? तो ये सुबेरिन और क्यूटिकल जो परत होती है उसके कारण जो है वाष्पोत्सर्जन से लॉस कम होता है। अगला रिडक्शन ऑफ सेलुलर रेस्पायरेशन रेट, सेलुलर रेस्पायरेशन रोकना है तो आप कंट्रोल्ड एटमॉस्फेरिक स्टोरेज कर लो। तो 1 का हो गया बी, 2 का हो गया ए, और फिर इसके बाद जो है 3 का हो गया डी और 4 का हो गया सी। यानी कि उत्तर में जो है विकल्प ए जो है वो क्या है? सही है। विकल्प ए जो है वो क्या है? सही है। अगला स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रिंसिपल्स एंड मैकेनिज्म ऑफ हाइपोबोरिक स्टोरेज ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, फलों और सब्जियों के हाइपोबोरिक भंडारण के सिद्धांतों और तंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। इट इन्वॉल्व्स मेंटेनिंग द कमोडिटीज अंडर ए कांस्टेंट वैक्यूम और रिड्यूस एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट ए कंट्रोल टेम्परेचर। तो हाइपोबोरिक स्टोरेज जो है वो लो प्रेशर स्टोरेज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसमें छात्रों क्या होता है? इसमें नियंत्रित तापमान पर एक निरंतर निर्वात या कम वायुमंडलीय दाब के तहत वस्तुओं को बनाए रखना क्या है? शामिल है। तो ये बात जो पहला इसका स्टेटमेंट है वो पूरी तरीके से क्या है? सही है। अगला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? अगला स्टेटमेंट कह रहा है छात्रों, द रिडक्शन इन टोटल एयर प्रेशर सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन देयर by accelerating the metabolic rate of the stored produce। कुल वायुमंडलीय दाब में कमी से ऑक्सीजन का आंशिक दाब काफी बढ़ जाता है जिससे भंडारित उपज की चपाचय दर तेज हो जाती है। तो अगर वायु दाब की कमी से ऑक्सीजन का दाब बढ़ जाएगा और ऑक्सीजन ज्यादा होने के कारण मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगा, तो छात्रों जो इसमें कमोडिटी हम रखेंगे उसकी सेल्फ लाइफ जो है क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और हमें स्टोरेज में सेल्फ लाइफ को बढ़ाना होता है। तो यानी कि ये जो है ये पूरी तरीके से आपका क्या है? गलत है। ये पूरी तरीके से आपका क्या है? गलत है। अगला देखते हैं,
दिस स्टोरेज मेथड फैसिलिटेट द रैपिड डिफ्यूजन एंड इवैक्यूएशन ऑफ इंडोजीनस गैसियस हार्मोन्स लाइक इथाइलिन आउट ऑफ द प्लांट टिश्यू। यह भंडारण विधि पादप ऊतकों से इथिलीन जैसे अंतर्जात गैसीय हार्मोन के तेजी से विसरण और निष्कासन की सुविधा प्रदान करती है। तो ये भी बात सही है, यानी केवल 2 और 3 जो है इनमें सही है, केवल सॉरी 1 और 3, 2 तो गलत है, 1 और 3 इसमें केवल क्या है, सही है। अगला है ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली ऑन द सेम फील्ड विद ए डेफिनिट रो पैटर्न। ठीक है, जहां पे डेफिनिट की बात आ जाए वहां पे ये हो जाती है आपकी इंटरक्रॉपिंग, और डेफिनिट नहीं है तो ये हो जाती है आपकी मिक्स्ड क्रॉपिंग। तो निश्चित कतार पैटर्न के साथ एक ही खेत में एक साथ 2 या 2 से अधिक फसलें उगाने को हम क्या कहते हैं, इंटरक्रॉपिंग कहते हैं। एन एग्रीकल्चर सिस्टम दैट कंबाइंस क्रॉप प्रोडक्शन विद अदर इंटरप्राइजेस लाइक लाइव स्टॉक, पोल्ट्री, एक्वाकल्चर ऑन द सेम फार्म। तो ये प्रश्न कह रहा है कि एक कृषि फार्म प्रणाली जो एक ही फार्म पर फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन, मुर्गी पालन और जलीय कृषि जैसे अन्य उद्यमों को जोड़ती है, क्या कहलाती है, मोनोकल्चर। मोनोकल्चर में तो एक केवल क्रॉप होती है, गलत हो गया। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, आईएफएस इसे कह सकते हैं, क्योंकि इसमें तरह तरह की जो है फार्मिंग है, जैसे लाइव स्टॉक्स भी हैं, पोल्ट्री भी है, एक्वाकल्चर है और क्रॉप प्रोडक्शन भी है। तो आईएफएस जो है इसमें अभी तक सही है, लेकिन आगे के भी विकल्प हमें पढ़ लेना चाहिए। नेचुरल फार्मिंग ये भी सही नहीं है पूरी तरीके से, ड्राई लैंड फार्मिंग भी नहीं है, यानी आईएफएस जो है इसमें जो है सबसे सुटेबल आंसर है। ये भी इजी था, आपने कर लिया होगा। व्हिच कैटेगरी ऑफ सीड इज नॉट प्रोड्यूस इन इंडिया, इनमें से किस श्रेणी का उत्पादन, बीज श्रेणी का उत्पादन इंडिया में नहीं किया जाता। ब्रीडर सीड का किया जाता है। ब्रीडर सीड जो है किसकी प्रोजनी, न्यूक्लियस सीड की होती है, और इसका टैग का कलर जो है गोल्डन येलो कलर का होता है। सर्टिफाइड सीड जो है ये भी इंडिया में अवेलेबल है। सर्टिफाइड सीड जो है ये फाउंडेशन सीड की प्रोजनी होती है, या फिर दूसरा सीड जो है आपका रजिस्टर्ड सीड इसकी प्रोजनी होती है, लेकिन रजिस्टर्ड सीड इंडिया में नहीं पाया जाता। रजिस्टर्ड सीड इंडिया में नहीं पाया जाता है, ठीक है, फाउंडेशन सीड पाया जाता है। तो इसमें ऑप्शन सी। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स रिगार्डिंग क्लास ऑफ सीड एंड कलर ऑफ टैग, बीज की श्रेणी और उसके टैग के संबंध में युग्मों पर आपका विचार करना है। ब्रीडर सीड का गोल्डन येलो अभी हमने बताया, फाउंडेशन सीड का व्हाइट सही है, सर्टिफाइड सीड का पर्पल गलत है, इसका एजोर वैल्यू होता है, और ट्रूथली लेवल्ड सीड जो होते हैं टीएल बीज में नीला नहीं होता छात्रों, ये जो है ओपेक ग्रीन या ग्रीन कलर का होता है। ये बीज जो है किसी किसान के द्वारा या किसी कंपनी के द्वारा जो बिना सर्टिफिकेशन के बेचे जाते हैं, ठीक है। तो केवल पहला और दूसरा सही है, तीसरा चौथा गलत है। इसमें क्या पूछ रहा है, सही सुमेलित है, तो केवल पहला और दूसरा सही सुमेलित है। चैप्टर 6 ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर राइट्स एक्ट 2001 इज कंसर्न विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो इस पे 2 क्वेश्चन आपके बने, एक तो क्या है पीपीवीएफआर ए जो है कब आया, 2001 में आया, ठीक है। अब इसका चैप्टर 6 क्या है, चैप्टर 6 जो है फार्मर्स के राइट से संबंधित है। चैप्टर 6 किससे संबंधित है छात्रों, फार्मर्स के राइट से जो है संबंधित है। तो इसी प्रकार से अलग अलग प्रकार के जो है चैप्टर्स हैं और अलग अलग प्रकार के जो है बांटा जाता है। तो फार्मर राइट ज्यादातर आपसे पूछा जाता है। चैप्टर 5 फिर किसका राइट है, रिसर्चर का राइट है। अगर यहीं पे चैप्टर 5 देखता क्या बोलता, चैप्टर 5, तो ये किसका राइट हो जाता, रिसर्चर का राइट हो जाता है, रिसर्चर का राइट। अब इसके बाद इसके ऑप्शन में जैसे कंपलसरी लाइसेंसिंग, तो कंपलसरी लाइसेंस जो है चैप्टर 7 से संबंधित है। अगला अगर छात्रों देखें तो प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन अपीलेबल ट्राइब्यूनल, ये किससे संबंधित है, ये शायद मुझे याद नहीं आ रहा है, ये आपको बाद में बता देंगे। चैप्टर 8 है शायद, ये क्या है, चैप्टर 8 है, ठीक है। तो कुल मिलाकर ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला देखते हैं प्रश्न क्या पूछा गया। द मॉडर्न टेक्नोलॉजी ऑफ मिक्सिंग बेनिफिशियल माइक्रोब्स लाइक ट्राइकोडर्मा ड्यूरिंग द सीड हाइड्रेशन प्रोसेस इज नोन एज। बीज के जल प्रदान की प्रक्रिया के दौरान ट्राइकोडर्मा जैसे लाभकारी रोगाणुओं को मिलाने की आधुनिक तकनीकी को क्या कहा जाता है, तो इसको बायोप्राइमिंग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, बायोप्राइमिंग के नाम से जाना जाता है। द टेक्टिकल प्रिंसिपल ऑफ क्रॉप प्रोटेक्शन दैट प्रिवेंट्स द इंट्रोडक्शन एंड एंट्री ऑफ एन एक्जोटिक पेस्ट और डिजीज इनटू ए न्यू जियोग्राफिकल एरिया और कंट्रीज आल्सो नोन एज। फसल सुरक्षा का वह रणनीति सिद्धांत जो किसी नए भौगोलिक क्षेत्र या देश में विदेशी कीट या बीमारी प्रवेश और आगमन को रोकता है, क्या कहलाता है।
इरेडिकेशन कहलाता है? नहीं, क्वारंटाइन कहलाता है। क्या कहलाता है? क्वारंटाइन। आम के क्वारंटाइन पेस्ट हैं, जिसके कारण अभी आप देख रहे हो जापान ने मना कर दिया आम लेने को। तो कौन से क्वारंटाइन ऐसे फ्रूट्स? फ्रूट फ्लाई हैं और स्टोन बिबिल जो है क्वारंटाइन पेस्ट है। तो आपसे क्वारंटाइन पेस्ट के नाम भी पूछ सकता है। व्हिच मैनुअली ऑपरेटेड compression spraying equipment typically carried on the operator's back is most widely utilized for the uniform application of liquid formulation over standing field crops? खड़े खेत की फसलों पर तरल रसायनों के समान अनुप्रयोग के लिए आमतौर पर ऑपरेटर की पीठ पर ले जाने वाले किस हाथ से संचालित संपीड़ित स्प्रे उपकरण का सबसे व्यापक रूप से प्रयोग होता है? हैंड कंप्रेसर स्प्रेयर या न्यूमेटिक स्प्रेयर? ये नहीं है, इसको क्या बोलते हैं? नैपसैक, हाइड्रोलिक नैपसैक स्प्रेयर जो है इसे बोलते हैं, क्योंकि आमतौर पर पीठ पर लाद कर चलते हैं। ठीक है, और यूनिफॉर्म लिखा है, यूनिफॉर्म एप्लीकेशन ऑफ लिक्विड फॉर्मुलेशन, इसी से स्ट्रिप पंप, ये सारी चीजें नहीं है। अब फिर अगला प्रश्न 23 है, इसमें भी आपको क्या करनी है? मैचिंग करनी है छात्रों। इसमें क्या करनी है? मैचिंग करनी है। मैचिंग देखते ही आसान आपको लगता होगा, इससे आपके क्या है, प्रश्न भी एक प्रकार से रिवाइज हो जा रहे हैं और आप इसको जो है कर भी ले रहे हैं। राइस ब्लास्ट, जिसको रिच मैन डिजीज के नाम से जाना जाता है, उसे किसे मिलाएंगे? क्रेसिक अवस्था या पौधों का मुरझाना, दानों का हरे काले मखमली दानों में बदलना, पत्तियों पर नाव के आकार के आंख के धब्बे पड़ना, या जो है बंगाल फेमाइन। तो बंगाल फेमाइन वाला बच्चे जो हैं, सारे बच्चे जो है जानते हैं कि बंगाल फेमाइन जो है किसके कारण आई थी। ठीक है, तो किसके कारण आई थी बंगाल फेमाइन? तो ब्राउन लीफ स्पॉट का नाम हमने बताया था 1943 में आई थी। इसके कारण जो है आपका क्या आया था? बंगाल फेमाइन आया था। यानी चौथा जो है डी से मिल रहा है। तो दो ऑप्शन जो है आपके सीधे जो है कैंसिल हो जाते हैं, नन ऑफ द एबव भी कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो आप देखेंगे आपका पहला जो है राइस ब्लास्ट या रिचमैन डिजीज जो है, इसमें जो है तर्क रूपी जो है आई शेप्ड के स्पॉट बनते हैं। तो पहले का क्या सही है? सी सही है। पहले का कौन सा सही है? सी सही है। दूसरा अगर देखोगे बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट में जो है आप देखोगे क्रेसिक अवस्था होती है, पौधे तुरंत क्या हो जाते हैं? मुरझा जाते हैं। इसके अलावा फॉल्स स्मट ऑफ राइस जो है, ये क्या है? दानों पर हरे काले मखमली दानों में बदल जाना ही क्या कहलाता है? आपका फॉल्स स्मट। ठीक है, ये भी आपको बताया गया था, आपको पढ़ाया था। अगला है दलहन और तिलहन के वायरल रोगों और उनके वाहकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। पहला, स्टेरिलिटी मोजाइक वायरस जो अरहर में पाया जाता है, इसको जो है ग्रीन प्लेग के नाम से जाना जाता है, और ये किससे ट्रांसमिटेड होता है? एसेरेरिया कजानी से होता है। तो ये बात सही है गलत है, ये आपको हमें बताना है। ठीक है, तो ये बात पूरी तरीके से जो है सही है। अगला अगर देखें मूंग बीन येलो मोजाइक वायरस जो है मेजर पल्स क्रॉप लाइक मूंग बीन एंड उड़द बीन ट्रांसमिटेड थ्रू सॉइल बार फंजाई। ये सॉइल बार फंजाई से जो है आपका वायरल डिजीज नहीं फैलती है, वायरल डिजीज फैलती किससे? बैक्टर बेमेसिया टोबैसी से। यानी दो गलत है, एक सही है दो गलत है। आगे चलते हैं, देखते हैं छात्रों क्या कह रहा है। टोबैको लीफ कर्व वायरस अफेक्टिंग टोबैको एंड सोलेनेसियस क्रॉप इज वेल नोन वाइड फ्लाइट ट्रांसमिटेड जो है जेमिनी वायरस, ये भी बात सही है। मेज ड्वार्फ मोजाइक वायरस इज प्राइमरी ट्रांसमिटेड बाय वेरियस स्पीशीज ऑफ एफिड इन ए नॉन परसिस्टेंट मैटर। मक्के का ड्वार्फ मोजाइक वायरस मुख्य रूप से एसिड की विभिन्न प्रजातियों द्वारा गैर स्थायी तरीके से फैलता है, तो ये भी है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन नहीं सही है? केवल दो जो है ये सही नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर इन फ्रूट एंड वेजिटेबल क्रॉप। फल और सब्जी फसलों में दैहिक विकारों को आपको क्या करना है? कथनों पर विचार करना। व्हिप्टेल ऑफ कलीफ्लावर इज नॉन इन्फेक्शियस फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, क्योंकि ये फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है इसलिए इन्फेक्शियस नहीं होगा, इन्फेक्शन नहीं फैला सकता। इन्फेक्शन फैलाने के लिए रोगाणु या पैथोजन होना जरूरी है। मेनली ड्यू प्रीडोमिनेटली इन एसिडिक सॉइल ड्यू टू मोलिब्डेनम डिफिशियंसी, ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। ब्लॉसम एंड रॉट टोमेटो में लगता है, बिल्कुल सही बात है। बाय लोकलाइज्ड डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम, ये भी सही है। व्हिच इज हैवीली एग्जैचुरेटेड बाय इरेगुलर सॉइल मॉइस्चर, टमाटर के फलों में ब्लॉसम एंड रॉट कैल्शियम की स्थानीय कमी के कारण होता है, जो मिट्टी की अनियमित नमी के कारण बढ़ जाता है, भी बात सही है। ब्लैक टिप ऑफ मैंगो इज ए नॉन पैरासिटिक डिसऑर्डर, जितने भी डिसऑर्डर है वो नॉन पैरासिटिक ही होंगे। ठीक है, प्राइमरी कॉज्ड बाय द गैस लाइक SO2 एंड कार्बन मोनोऑक्साइड एमिटेड नियर बाय ब्रिकलिन्स, ये भी बात क्या है आपकी सही है। तीनों सही है। अभी आप देखना है आगे पूछ क्या रहा है, क्या सही नहीं है या क्या सही है, इसमें से क्या पूछ रहा है।
hen and chicken disorder in grape is an economic abnormality that develop on बेरी बंच ड्यू टू द सीवियर डिफिशियंसी ऑफ बोरान। बोरान के कारण हेन एंड चिकन होते हैं, कुछ जो है बेरीज बड़ी और कुछ छोटी, इनको क्या कहते हैं, हेन एंड चिकन डिसऑर्डर। ये भी सही, यानी उपरोक्त में से कौन से सही हैं? सभी सही हैं, 1 2 3 4 चारों सही हैं। अगर पूछता कौन से सही नहीं है तो इनमें से कोई सही नहीं था। द टर्म जीनोटाइप एंड फिनोटाइप आर क्वाइंटेड बाई। जीनोटाइप और फिनोटाइप टर्म जो है किसने दिया? अभी कल ही आपने पढ़ा था कि जीनोटाइप और फिनोटाइप किसने दिया? जॉनसन ने दिया, या फिर मॉर्गन ने दिया, या फिर जो है बेटसन ने दिया। ठीक है, अब अगर इसमें देखें, जॉनसन ने जो है टर्म जीनोटाइप और फिनोटाइप दिया। जीनोटाइप जो है जीन्स के द्वारा गवर्न होते हैं, और फिनोटाइप जो है जीन्स के और इन्वायरमेंट के एक्शन से, जो हमें बाहर से दिखाई देते हैं। जैसे मैं आपको दिखाई दे रहा हूं, ये फिनोटिपिक कैरेक्टर हैं। अब मेरी आंखें कैसी हैं, मेरे बाल कैसे हो रहे हैं, ये सारी चीजें जो है जीनोटिपिक कैरेक्टर भी हो सकते हैं। ठीक है, एक क्रिस क्रॉस पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस इज एग्जीक्यूटेड बाय। वंशानुगत का एक क्रिस क्रॉस पैटर्न किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो क्रिस क्रॉस पैटर्न जो है सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर से होता है। सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर से होता है, यानी कि ऐसे कैरेक्टर जो सेक्स से संबंधित होते हैं। जैसे अगर देखोगे तो मेल या फीमेल, जैसे आवाज का भारी होना, तो मेल की आवाज भारी क्यों होती है? क्योंकि हार्मोन्स होता है टेस्टोस्टेरोन, उसके कारण क्या है, भारी हो जाती है। बालों का गिरना, बाल्डनेस वगैरह जो है, ये सब जो है सेक्स लिंक्ड जो है क्या है, लक्षण है। सेक्स लिमिटेड लक्षण भी होते हैं, सेक्स लिमिटेड लक्षण होते हैं, जैसे कि मादा पशुओं में जो है दूध का आना। तो मेल में अगर हार्मोन्स आप दे दोगे तो नहीं आने लगेगा, लेकिन सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर में अगर हार्मोनल आप क्या करोगे, थेरेपी करोगे, तो कैरेक्टर बदल सकते हैं। आप देख ही रहे हो आप सारी चीजें। तो आगे, व्हिच म्यूटाजीन इज स्पेशली अप्लाइड फॉर द क्रिएशन ऑफ म्यूटेशन इन प्लाज्मा जीन। प्लाज्मा जीन में अगर म्यूटेशन आपको क्रिएट करना है तो आप जो है कौन सा यूज करोगे? तो एथियम ब्रोमाइड जो होता है एक म्यूटाजेन है, जो साइटोप्लाज्मिक या एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीन में उत्परिवर्तन पैदा करने के लिए क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, एथियम ब्रोमाइड। अगला प्रश्न छात्रों पढ़ते हैं, क्या दिया गया है? Which radioactive isotype is most commonly used in agriculture for the production of gamma rays? गामा रेज के प्रोडक्शन के लिए कोबाल्ट 60 का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? कोबाल्ट 60 का। द कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक लार्ज मॉलिक्यूल इनटू सिंपलर वन विद द रिलीज ऑफ केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग प्लांट मेटाबॉलिज्म इज नोन एज। पादप चयापचय के दौरान रासायनिक ऊर्जा की मुक्ति के साथ जटिल कार्बनिक बड़े अणुओं का सरल अणुओं में बदलना। तो जब बड़े अणु जो हैं सरल अणुओं में बदलते हैं, तो हमने फोटोसिंथेसिस में बताया था कि जब टूटता है तो होता है कैटाबोलिज्म। अब जब कोई चीज बनती है तो उसे बोलते हैं एनाबोलिज्म। ठीक है, अगला प्रश्न जो है आसान है। व्हिच मिनरल एलिमेंट इज ए सेंट्रल कोर कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट मॉलिक्यूल इन प्लांट। जैसे हमारे अंदर हीमोग्लोबिन होता है, वैसे पौधों के अंदर क्लोरोफिल होता है। हीमोग्लोबिन में आयरन सेंटर में होता है, और प्लांट्स में कौन सा होता है? मैग्नीज होता है या मैग्नीशियम होता है? बताओ भाई आप लोग। मैग्नीशियम होता है। क्या होता है? मैग्नीशियम। मैग्नीज मैग्नीशियम में वहां कंफ्यूज मत हो जाना। Which of the following cellular respiration stage occur inside the mitochondrial matrix? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है? क्रेब साइकिल होता है, ग्लाइकोलिसिस होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, कौन सा होता है? तो इसमें क्रेब साइकिल जो है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंतर्गत होता है, आपको हमने बताया था। तो ये मॉडरेट वाले हैं, चौथा है। अब धीरे धीरे 5 के बाद जो है हाई लेवल के भी आ जाएंगे। अगला, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एंजाइमेटिक एक्टिविटीज एंड वाटर यूज एफिशिएंसी इन C3 C4 एंड कैम प्लांट। ठीक है, C3 C4 और कैम पौधों में एंजाइमी गतिविधियों और जल उपयोग दक्षता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पेप कार्बोक्सिलेज इज द प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सिंग एंजाइम इन C4 एंड कैम प्लांट्स which has very high affinity for CO2 and operates efficiently even at low stomatal condense। तो पेप कार्बोक्सिलेज जो है C4 और कैम पौधों में प्राथमिक कार्बन उच्च बंधुता रखता है और कम रंध्री चालकता पर भी कुशलता पूर्वक जो है काम करता है। तो क्या यह बात सही है या ये बात जो है गलत है? ये बात बिल्कुल सही है। पेप कार्बोक्सिलेज या क्रैंज एनाटॉमी आप जानते हो C4 प्लांट्स में पाई जाती है। अगला है, रूबिस्को इज द प्राइमरी कार्बोक्सिलेशन एंजाइम इन C3 प्लांट्स exhibit both carboxylase and oxygenase activities depending on the relative concentration of oxygen and carbon dioxide in leaf tissue। C3
पौधों में प्राथमिक जो है कार्बोक्सिलेशन एंजाइम क्या है, रुबिस्को है। और ये सबसे ज्यादा अगर देखोगे विश्व में सबसे मोस्ट अबंडेंट फॉर्म में यही जो है एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। और ये ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड से क्यों जुड़ता है, उनकी कंसंट्रेशन पे। जो प्यार इसका क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसी से जुड़ेगा। लेकिन अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जो है कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा हो गई तो ऑक्सीजन से जुड़ जाता है और फोटो रेस्पायरेशन हो जाता है। तो इस केस में अभी जो है सही है। इन टर्म्स ऑफ वाटर यूज इफिशियंसी, ग्राम्स ऑफ वाटर लॉट्स पर ग्राम ऑफ ड्राई मैटर प्रोड्यूस, यानी 1 ग्राम ड्राई मैटर में कितने वाटर ग्राम में होता है, उसको क्या कितना ग्राम वाटर लगता है, उसको वाटर यूज इफिशियंसी होता है। C3 आर द मोस्ट इफिशियंट फॉलोड बाय C4। C3 मोस्ट इफिशियंट नहीं, C4 ज्यादा इफिशियंट होते हैं। यहाँ पे गलत हो गया। वाइल कैम प्लांट्स हैव द लोएस्ट वाटर यूज इफिशियंसी, कैम प्लांट्स में लोएस्ट वाटर यूज इफिशियंसी नहीं, हाईएस्ट वाटर यूज इफिशियंसी होती है। उपरोक्त कथनों में कौन से सही हैं, केवल 1 और 2 सही हैं। कौन से सही हैं, केवल 1 और 2 सही हैं। छात्रों आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका आरएनए हस्तक्षेप तकनीकी, जिसको आरएनएआई तकनीकी विशेष रूप से किस जैव अणु को साइलेंस करके लक्षित लक्षणों या रोगजनों का नियंत्रित करती है। तो इसमें मुख्य रूप से जो है बी पहले से लिख गया है, कुछ बच्चों ने इसको देख भी लिया होगा, ठीक है। तो मैसेंजर आरएनए को क्या करती है, ये नियंत्रित करती है। तो ये प्रश्न तो वहीं से आउट हो गया इसका उत्तर में, तो इसका तो छोड़ते हैं, अगला देखते हैं। तो ये जो है इसको क्या कहते हैं, मैसेंजर आरएनए को क्या कर दी है, वो साइलेंस कर देती है, जिससे ये प्रोटीन बनाने की प्रक्रिया को क्या हो जाएगा, रोक देगा। तो मैसेंजर आरएनए का काम क्या है, मैसेज पहुंचाना, प्रोटीन निर्माण बंद हो जाएगा। तो डीएनए जब मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट होता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं, ठीक है। अगला है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मैकेनिज्म ऑफ बायोरेमेडिएशन यूज इन एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी। पर्यावरण जैव प्रौद्योगिकी में उपयोग किए जाने वाले जैव उपचार के तंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फाइटो रेमेडिएशन इज एन इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी that utilize green plants and their associated microbes to remove, degrade or contain environmental contaminants in soil and water। तो फाइटो रेमेडिएशन, इसमें आपको करना क्या है, कथनों पे पहले विचार करना है। फाइटो रेमेडिएशन एक पर्यावरणीय अनुकूल तकनीकी है जो मिट्टी और पानी से पर्यावरणीय दूषकों को हटाने, निम्नीकृत करने या रोकने के लिए हरे पौधों या उनसे जुड़े रोगाणुओं का उपयोग करती है। बात सही है। अगला इन सीटू बायोरेमेडिएशन, यानी यथास्थान जैव उपचार में दूषित मिट्टी या भूजल को सूक्ष्म जीवों की क्रिया के लिए बाहरी उपचार सुविधा से खोद कर निकालना और भौतिक रूप से हटाना। तो इन सीटू बायोरेमेडिकल में जो है एग्जीक्यूशन नहीं करते हैं, बाहर निकालते नहीं है, उसी स्थान पे करते हैं। तो ये तो गलत हो गया भाई। इन सीटू का मतलब उसी जगह पे, जैसे सोइंग इन सीटू होती है, ट्रांसप्लांटिंग एक्स सीटू होती है, और प्लांटिंग क्या होती है, जब हम एक्सेटू या एनसीटू किसी वेजिटेटिव पार्ट को लगाते हैं। उसी तरीके से इन सीटू का मतलब उसी जगह पे। बायो स्टिमुलेशन इज ए टेक्निक दैट एड्स न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर टू द कंटामिनेटेड साइट टू स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ इंडिजिनस वाइल्ड डिग्रेडिंग और केमिकल डिग्रेडिंग माइक्रोब्स, ठीक है। तो इसमें से जो है कौन से सही हैं, इनमें से कौन जो है सही हैं आपको बताना है, ठीक है। पहला और तीसरा सही है और दूसरा क्या है आपका गलत है। दूसरा क्या है, गलत है। अगला देखते हैं। मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करें और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुने। अब इसमें दिया गया की विलेज स्कीम, अगला नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, अगला इंटेंसिव कैटल डेवलपमेंट परियोजना, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ऑर्डर, ये सारी चीजें आपकी दी गई हैं। तो अगर आप देखेंगे कौन किससे मिल रहा है, तो अगर पहला जो है जिसको कहते हैं 1964 जो है किससे मिलेगा, आईसीडीपी इंटेंसिव कैटल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, हमने पहले भी बताया था 1964 में आपका आया था, ठीक है। की विलेज स्कीम जो है कब आई थी, 1952 में। की विलेज स्कीम कब आई थी, 1952 में। नेशनल की विलेज स्कीम 1952 में आई थी, बिल्कुल सही है। एनएलएम नेशनल इसको क्या बोलेंगे, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, राष्ट्रीय पशुधन मिशन 2014 में जारी हुआ था। इंटेंसिव कैटल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है कब जारी हुआ था, ये 1964 में। और एमएमपीओ मिल्क उत्पाद जो है
प्रोडक्ट जो ऑर्डर था वो 1992 में जारी हुआ था, बाद में फजाई में सब एक में मर्ज कर दिया गया था। अगर आपसे पूछा जाए एफपीओ कब जारी हुआ था, फूड प्रोडक्ट ऑर्डर 1955 में आया था। कितने प्रोडक्ट ऑर्डर थे ये भी आप बता सकते हैं। व्हिच इज हाईली कंटाजियस वायरल डिजीज ऑफ गोट्स एंड शिप इज आल्सो कॉमनली नोन एज गोट प्लेग। बकरिया और भेड़ की कौन सी अत्यधिक संक्रामक वायरल बीमारी आमतौर पर बकरियों का प्लेग के रूप में जानी जाती है? ठीक है, बकरियों का प्लेग जो है किसे बोलते हैं, तो बकरियों के प्लेग को किसे बोलते हैं? पेस्ट डिस्ट पेस्टिस रूमेंट जो होता है, पीपीआर। ठीक है, कौन सा? पीपीआर को जो है बकरियों का प्लेग बोलते हैं। अगला है, भेड़ की कौन सी विश्व प्रसिद्ध नस्ल बेहतरीन और उच्चतम गुणवत्ता वाले परिधान ऊन के उत्पाद के लिए जानी जाती है? तो भेड़ की कौन सी है? मैरिनो मेढ़ा का नाम सुना होगा, दुनिया भर में सबसे महीन, मुलायम और उच्च गुणवत्ता वाले के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला, व्हिच मास्टर रिप्रोडक्टिव हार्मोन सेक्रेटेड बाय द कॉर्पस ल्यूटियम इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग प्रेगनेंसी इन कैटल। इसको कॉर्पस ल्यूटियम द्वारा स्रावित होने वाला कौन सा मुख्य प्रजनन हार्मोन्स मवेशियों में गर्भ धारण को बनाए रखने के लिए क्या है? आवश्यक है। तो हमने क्या बताया था? प्रोजेस्टेरॉन बताया था। अगला देखते हैं छात्रों क्या है, व्हिच हाईली डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेस्ट इज नोन फॉर टर्निंग थ्रू बी कॉम्स टू फीड ऑन बैग्स एंड ऑर्गेनिक डेवरीज हैवीली डैमेजिंग वीकर हनी बी कॉलोनीज। अब इसमें पूछ रहा है कौन सा अत्यधिक विनाशकारी कीट मधुमक्खी के छत्तों में सुरंग बनाकर मोम और जैविक मलबे को खाने के लिए जाना जाता है, जिससे कमजोर मधुमक्खी कॉलोनियों को भारी नुकसान पहुंचता है? इसका ग्रेटर बैक्स मॉथ है, ग्रीन लीफ हॉपर है, मस्टर्ड एफिड है, या फिर व्हाइट फ्लाई है? इसमें कौन सा सही होगा? इसमें जो है ग्लेरिया मेलोनेला। ठीक है, बड़ा मोम कीट वैक्स, नाम से स्पष्ट हो रहा है, इसमें कुछ आपको करना ही नहीं चाहिए। व्हिच प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन स्टेट दैट प्रोग्राम शुड स्ट्रिक्टली बिगिन विद लोकल ग्रुप, लोकल सिचुएशन एंड लोकल प्रॉब्लम टू इंश्योर दे फिट लोकल कंडीशन। प्रसार शिक्षा का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि कार्यक्रम को स्थानीय समूहों, स्थानीय स्थितियों और स्थानीय समस्याओं के साथ शुरू करना चाहिए ताकि स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल रहे? तो ये कौन सा जो है कृषि प्रसार का है? ये प्रिंसिपल ऑफ ग्रास रूट को दर्शाता है। कहीं पे आपको दिया है प्रिंसिपल ऑफ ग्रास रूट, आगे दिया होगा। हाँ, जमीनी स्तर पे आपके प्रिंसिपल्स हैं एग्जाम में। ये जो भी आपके बनाए जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट, ये आपके कोर्स आउटलाइन से बनाए जा रहे हैं। अगला है द प्रोग्रेसिव टीचिंग लर्निंग कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग का आपने नाम सुना होगा। व्हिच इज फंडामेंटल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड एम्फेसिस प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस वाज फर्स्ट पॉइंटेड बाय व्हिच फिलोसोफर। लर्निंग बाय डूइंग किस फिलोसोफर में ने सबसे पहले दिया था? तो इसे जॉन डीवी ने दिया था। किसने दिया था? जॉन डीवी ने सबसे पहले दिया था। अगला आपका प्रश्न है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मेजर गवर्नमेंट स्कीम्स रन फॉर द वेलफेयर ऑफ फार्मर। ठीक है, किसान कल्याण और ग्रामीण विकास के लिए चलाई जा रही प्रमुख सरकारी योजनाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। अब इसमें कह रहा है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो 6,000 रुपए पर जो है साल किसानों को देती है। ये बात बिल्कुल सही है। अगला कुछ कह रहा है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए एक समान प्रीमियम दरें प्रदान करती है, जो खरीफ फसलों के लिए 2% है क्योंकि खरीफ में तो बारिश होनी है, और रबी के लिए 1.5% है, और व्यवसायिक या बागानी फसलें उनके लिए 5% रखी गई। ये भी बात बिल्कुल सही है। अगला जो है तीसरा स्टेटमेंट क्या दिया गया छात्रों? तीसरा दिया गया है कि दीनदयाल अंत्योदय योजना, आपने नाम सुना होगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन समूहों में संगठित करके और सतत स्वरोजगार मार्गों को बढ़ावा देकर ग्रामीण गरीबी को समाप्त करती है। हाँ या ना? उपरोक्त कथनों में कौन से सही हैं? तो उपरोक्त कथनों में सभी सही हैं। ठीक है, अगला, व्हिच मेथड ऑफ एक्सटेंशन कॉन्टेक्ट is considered most effective for teaching a small group of farmer a specific hands-on skill like seed treatment, ग्राफ्टिंग। किसानों के एक छोटे समूह को बीज उपचार या ग्राफ्टिंग जैसी विशिष्ट व्यवहारिक कला सिखाने के लिए प्रसार संपर्क की कौन सी विधि सबसे प्रभावी मानी जाती है? तो कौन सी विधि जो है सबसे प्रभावी मानी जाएगी? मेथड ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन सबसे ज्यादा प्रभावी होता है, जिसको क्या बोलेंगे? एक मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन होता है, विधि प्रदर्शन, और दूसरा होता है रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन। तो इसमें मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन प्रभावी है। व्हाट इज द फिक्स्ड यूनिफॉर्म प्रीमियम रेट दैट फार्मर हैज ए पे फॉर रबी क्रॉप्स अंडर द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना?
तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जो है रबी फसलों के लिए किसान को कितनी निश्चित प्रीमियम दर देनी होती है? अभी पिछले वाले में यहाँ पढ़ के आए थे 1.5% होती है। तो वहीं से भी कभी कभी प्रश्न मिल जाते हैं। इस प्रश्न बनाने का यही उद्देश्य था कि कभी कभी पेपर में भी उत्तर होता है, तो उसको अगर आप जानते हैं तो उसको अच्छी तरीके से कर लेंगे। नेक्स्ट अगर देखें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मिनिमम सपोर्ट प्राइस अप्रूव्ड फॉर द 2026-27 मार्केटिंग सीजन इन इंडिया। भारत में विपणन सत्र 2026-27 के लिए स्वीकृत न्यूनतम समर्थन मूल्य के संबंधित में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। एमएसपी कब दी जाती है? खरीफ के पहले और रबी की बुआई के पहले दी जाती है। द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स अप्रूव द एब्सोल्यूट फाइनल इंप्लीमेंटेशन रेट ऑफ एमएसपी बेस्ड ऑन द स्टैट्यूटरी रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस। बिल्कुल सही है, ठीक है। A2 प्लस जो है एफपी कॉस्ट पे जो है एफएल कॉस्ट पे जो है क्या किया जाता है, आपका सीएसीपी के द्वारा जो है डिसाइड होता है एमएसपी, जिसे कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक्स अफेयर अप्रूव करती है। ये बात सही है। अब आगे क्या पूछता है, सही गलती हमें देखना होगा। फॉर द रबी मार्केटिंग सीजन 2026-27 द एमएसपी ऑफ व्हीट हैज बीन अप्रूव्ड 2585 रुपए पर कुंटल, ठीक है। तो ये भी बात सही है कि 2585 रुपए जो है पर कुंटल क्या की गई थी, की गई थी। इसके अलावा जो है लेंटिल जो है इसकी 7000 थी, ये हमने पढ़ा था। अगला, फॉर द खरीफ मार्केटिंग सीजन 2026-27 द एमएसपी फॉर कॉमन पैडी हैज बीन सेट टू 2441 पर क्विंटल, ये भी सही है। शोइंग स्ट्रक्चरल 50% प्रॉफिट मार्जिन खरीफ जो है ये भी सही है, ठीक है। यानी इसमें सभी सही हैं। अब यहाँ पे फिर से क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज द अप्रूव्ड मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर क्विंटल फॉर कॉमन पैडी फॉर द खरीफ मार्केटिंग सीजन। तो खरीफ मार्केटिंग सीजन के लिए कितना है? 2441। ये ऑप्शन जो है सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अंडर द एग्रो प्रोसेसिंग एंड एग्री बिजनेस पॉलिसी स्पेशल इंसेंटिव्स आर गिवन टू प्रमोट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। यूपी एग्रो प्रोसेसिंग और एग्री बिजनेस नीति के तहत निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रोत्साहन दिया जाता है? बिना सफाई के कच्चे अनाज का निर्यात। अरे यहाँ पे प्रोसेसिंग जब करोगे ही नहीं तो प्रोसेसिंग वाली जो एग्रो प्रोसेसिंग एंड एग्री बिजनेस पॉलिसी उसका लाभ कैसे लोगे? सेटिंग अप कोल्ड चेन एंड फूड प्रोसेसिंग, ये हो सकता है। आगे देखते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर से कोई मतलब नहीं है, न केवल मैनुअल छटाई से भी मतलब नहीं है, तो ऑप्शन बी सही है। व्हाट वाज द प्राइमरी मोटिव बिहाइंड क्रिएटिंग एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर एंड फूड पार्क्स बाय द यूपी गवर्नमेंट? यूपी सरकार द्वारा एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर और फूड पार्क बनाने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? राजस्व बढ़ाना नहीं, कटाई के बाद नुकसान को कम करना और मूल्य संवर्धन करना जो है इसका फूड पार्क इसीलिए बनाए जाते हैं। To eliminate the middleman, the UP government is targeting the establishment of farmer producer organization across how many development block of state? तो सभी ब्लॉकों में जो है यूपी सरकार ने जो है किसान उत्पादक संगठनों की स्थापना का लक्ष्य रखा है। कुल मिलाकर ब्लॉक कितने हैं यूपी में? 825 ब्लॉक हैं। तो ये भी अगर आप जानते हो तो सही हो जाएगा। आपने बहुत सारी जो है योजनाएं पढ़ भी ली हैं, तो आप ये तो सही कर लेते होगे, या अभी भी गलत हो रही हैं? अगला, प्लूटोनिक आग्नेय चट्टानें जिन्हें अंतर्देवी चट्टानें कहा जाता है, मैग्मा के जमने से किस स्थान पर बनती हैं? तो मैग्मा के जमने से जो है ये चट्टानें किस स्थान पे बनती हैं? पृथ्वी के सतह के नीचे बनती हैं, ठीक है। अगला है, व्हाट इज द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द टॉप 4 एलिमेंट्स इन द अर्थ क्रस्ट बेस्ड ऑन देयर परसेंटेज बाय द वेट? पृथ्वी की पपड़ी में वजन के प्रतिशत के आधार पर शीर्ष 4 तत्वों का जो है क्रम आपसे पूछा गया है। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है वजन के आधार पर 46.6%, फिर सिलिकॉन है 27.7%, फिर एल्युमिनियम है 8.1% और फिर लोहा जो है 5%। तो आप ऑक्सीजन, सिलिकॉन और एल्युमिनियम वाला विकल्प क्या है? सही है। अगला, विच टर्म कलेक्टिवली रिफर द कॉम्बिनेशन ऑफ ए प्लस बी, चाहे ए प्लस बी पूछे या ए ई बी बोले हॉरिजन, तो इसको क्या कहते हैं? इसको रिगोलिथ कहते हैं, सोलम बोलते हैं, टॉप सॉइल बोलते हैं, फरोस्लाइस बोलते हैं, या इनमें से कोई नहीं बोलते हैं? ये आप प्रश्न हमें बताओगे कि सोलम है या नहीं है। सत्य मृदा हमने बताया था आपको। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सॉइल टेक्सचरल क्लास ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड इन द सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम? मृदा वर्गीकरण प्रणालियों में आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त मृदा कड़ाकार वर्गों की कुल संख्या कितनी है? कितनी संख्या रखी गई है? तो 12 रखी गई है। ये प्रश्न भी कई बार आपसे पूछा जा चुका है। छात्रों, जिनको और भी एमसीक्यू लगाने हैं तो और भी आप पढ़ी हुई है, राजस्थान के एमसीक्यू कुछ करवाए गए, उन्हें जरूर देख लेना, वो अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम आज जो है ऐड कर दें या फिर आप वहां जाके देख सकते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन क्या कहता है? अच्छा, 12 किसने दिए थे? यूएसडीए ने दिए थे,
अगला है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पार्टिकल डेंसिटी ऑफ सॉइल, मृदा के घनत्व पीडी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि पार्टिकल डेंसिटी इज एन ऑलमोस्ट परमानेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉइल एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय इट्स पोरोसिटी। तो ये बात जो है ऑलमोस्ट बिल्कुल सही बात है। सॉइल टेक्सचर एंड स्ट्रक्चर हैव ए सिग्निफिकेंट डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन चेंजिंग द पार्टिकल डेंसिटी, मृदा की बनावट और संरचना का कण घनत्व को बदलने पर महत्वपूर्ण जो है सीधा प्रभाव पड़ता है। ये गलत है कि इससे कोई मतलब नहीं, पार्टिकल डेंसिटी ऑर्गेनिक मैटर मिलाने से है। द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल सॉलिड सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द पार्टिकल डेंसिटी, पार्टिकल डेंसिटी केवल तभी रिड्यूस होती है जब उसमें जो है सिग्निफिकेंट अमाउंट में ऑर्गेनिक मैटर मिला हो गया, तो अनचेंज रहती है। यानी पहला और तीसरा सही है, तो पहला तीसरा बी ऑप्शन सही है। फिर इसके बाद मैच करना है आपको, सॉइल का कलर है और किसके कारण होता है, इसको आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे, ठीक है, कि कौन से कलर की सॉइल जो है किससे जो है मैच कर रही है। अब ये क्वेश्चन नंबर छूट गया, क्वेश्चन नंबर छूटने के ये आपका क्या होगा, क्वेश्चन नंबर आपको ये नहीं दिया है, मान लो ये क्वेश्चन नंबर 101 हो गया, ठीक है। अब इसको आपको बताना है कि ब्लैक कलर किसके कारण होता है, रेड कलर क्यों होता है, येलो कलर क्यों होता है, और फिर इसके बाद जो है आपका पीला कलर क्यों होता है, या व्हाइट कलर क्यों होता है, और ब्लूइश ग्रीन कलर क्यों होता है। पांचों को मिला के आप जो है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। The ultimate wilting point refers to the extreme soil moisture condition at which plant wilt completely and cannot recover even in the saturated humid atmosphere. What is the approximate soil moisture tension and corresponding pF value? तो अंतरिम मलान बिंदु की जो है कितना जो है एटमॉस्फेरिक जो है आपका क्या होता है, मॉइस्चर टेंशन कितना होता है, 60 होता है, और पीएफ वैल्यू जो है 4.8 होती है। अगला है द कॉन्सेप्ट ऑफ कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी इन सॉइल व्हिच फॉर्म द फंडामेंटल बेसिस ऑफ मॉडर्न सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड एंड डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय व्हिच एग्रीकल्चर साइंटिस्ट। तो मृदा में धनायन विनिमय क्षमता की अवधारणा जो आधुनिक मृदा उर्वरता का प्रबंधन का मौलिक आधार है, पहली बार किस कृषि वैज्ञानिक ने दिया था, तो इसको दिया था जे थॉमसन वे ने दिया था, ठीक है, इसने दिया था जे थॉमसन वे, जो दिया है पहला ही उत्तर ए ऑप्शन इसका सही है। अगला फिर से आपको लिस्ट को क्या करना है, मैच करना है, और मैच में क्या करना है, आपको सॉइल दी गई है और नाइट्रोजन किस मात्रा में पाई जाती है। सबमर्ज्ड लोलैंड राइस सॉइल, राइस सॉइल में लोलैंड राइस सॉइल है तो इसमें जो है किस आयन में होती है, ये आप अमोनियम, आप जानते हो अमोनियम, अमोनियम फॉर्म में जो है कौन कौन से नाइट्रोजन फर्टिलाइजर होते हैं वो आप बताएं। तो पहला तीसरे से मिला हुआ है, केवल यही ऑप्शन कैंसिल हो रहा है। अगला एल्कलाइन सॉइल है और पीएच जो है 10 से अधिक है तो फिर क्या होगा, अगर एल्कलाइन सीएच है तो वहां पे जो है फॉस्फेट जो है ट्राई संयोजक बांध में टूट जाएगा। तो ये हो गया आपका दो का क्या हो गया, आपका दूसरा हो गया। तो दो का दूसरा इसमें कौन सा है, देखो दो का दूसरा यही है, तो अभी भी दो ऑप्शन बचे हैं, ये थोड़ा सा हार्ड हो गया आपके लिए। हाँ, अगला हवादार उच्च भूमि कृषि मृदा है या वेल एरेटेड अपलैंड एयर है, तो उसमें क्या होता है आपको बताना है। तो इसके लिए जो है आप वही बता, मोनोवैलेंट बचा या फिर नाइट्रेट आयन की बात हुई है, तो इसमें नाइट्रेट आयन जो है हवादार हो जाएगा, और अम्लीय मृदा में फास्फोरस जो है किसमें होता है, मोनोवैलेंट, स्ट्रांगली एसिडिक में मोनोवैलेंट में होता है, चौथे का चौथा, ठीक है, चौथे का चौथा। तो ये जो है सही ऑप्शन ए। Which one of the following mineral nutrients is absorbed by the plant roots in the form of an anion? एनायन फॉर्म में इसमें कौन सा एब्जॉर्ब किया जाता है, पोटेशियम के प्लस किया जाता है, Ca, Mg ये सब जो है, सल्फर जो है ये एनायन फॉर्म में लिया जाता है। ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, हालांकि ये फैक्ट कम पूछे जाते हैं। Which of the following species of earthworm is known as the red wiggler and the most widely used species in वर्मी कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्टिंग के रूप में रेड विगलर किसे बोलते हैं, इजिनिया फोइडेटा को बोलते हैं। इन which of the following alternative chemical forms in phosphorus classified as citric acid soluble phosphoric acid rather the वाटर सॉल्युबल। तो हमने आपको बताया था कौन से जो है साइट्रिक एसिड सॉल्युबल है, कौन वाटर सॉल्युबल है, तो मोनो कैल्शियम फास्फेट, डाई कैल्शियम फास्फेट, ट्राई कैल्शियम फास्फेट, ये सब वाटर सॉल्युबल है। आर्थोफॉस्फोरिक एसिड, इसमें जो है कौन सा जो है आपका वाटर सॉल्युबल ना होकर क्या है, सिट्रस साइट्रिक एसिड सॉल्युबल है, तो ये डाई कैल्शियम फॉस्फेट है, कौन सा है, डाई कैल्शियम फॉस्फेट, ये जो है ये सब वाटर सॉल्युबल है।
बैम क्यों यूज होता है? बैम नाइट्रोजन वायुमंडल से फिक्स करता है, नहीं करता है। इंक्रीज द अपटेक ऑफ लेस मोबाइल फास्फोरस, इसी के लिए बैम यूज होता है। बैम एक प्रकार का माइकोराइजी है जो जड़ और जो है जड़ से फंगस का एसोसिएशन दर्शाता है। आगे देखते हैं। तो जिन बच्चों को जो है एमसीक्यू ज्यादा करने हैं, टीजीटी पीजीटी के भी क्वेश्चन पढ़े, उनको भी देख सकते हैं, साथ ही ये भी देख सकते हैं जो एमसीक्यू करवाए गए हैं उनको डिटेल में करवाया गया है। राजस्थान वाले भी उसमें जा सकते हैं प्लेलिस्ट में, वहां पे भी एमसीक्यूज को अच्छे से समझाया गया है। Which of the following standard method is most widely used in soil testing laboratories to determine soil organic carbon through redox titration? redox अनुवापन के लिए माध्यम से मृदा कार्बनिक निर्धारित करने के लिए मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में निम्नलिखित में से किस मानक विधि का सबसे ज्यादा जो है उपयोग किया जाता है? तो ये ओल्सन विधि का सबसे ज्यादा क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। आप लोगों ने इसे पढ़ लिया है, क्या न है? वाकले एंड ब्लैक मेथड। विल्सन नहीं है, जो मैं कह दूंगा मानना नहीं है, ठीक है? कौन सी है? वाकले एंड ब्लैक मेथड। जिल्डाल मेथड से क्या करते हैं? नाइट्रोजन का एस्टिमेशन करते हैं। तो इसमें सही ऑप्शन है वाकले एंड ब्लैक मेथड। इन स्ट्रिप क्रॉपिंग, इरोजन परमिटिंग क्रॉप्स एंड इरोजन रिटार्डिंग क्रॉप्स, दो प्रकार की होती हैं, जो इरोजन परमिट करते हैं, रिटार्ड करते हैं। आर प्लांटेड इन अल्टरनेट स्ट्रिप, ये बिल्कुल सात बात सही। इफ ए फील्ड हैज लैंड स्लोप परसेंटेज 1 to 2%, अगर 1 से 2% जो है लैंड स्लोप परसेंट है तो रिकमेंडेड रेशियो इनका क्या होगा? 4:1 होगा। इनका रिकमेंडेड रेशियो कितना होगा? 4:1 होना चाहिए। या 3:1 होना चाहिए। ये हमें देख के जो है आप बता देना कि कितना होना चाहिए। अगला, द कैटेलिक साइट ऑफ द कोर नाइट्रोजनस एंजाइम कॉम्प्लेक्स इज कंपोज्ड ऑफ ए स्पेसिफिक मेटेलिक कोफैक्टर दैट इज क्रूशियल फॉर इट्स एक्टिवेशन। Which of the following essential micronutrient elements form this cofactor? मुख्य नाइट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स का उत्प्रेरक स्थल एक विशिष्ट धात्विक सहकारक से बना होता है जो इसके सक्रियण के लिए महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व इस सहकारक का क्या करता है? निर्माण करता है। तो कौन करता है? आपने बताया था मोफा। क्या होता है? मोफा, मोलिब्डेनम एंड जो है आयरन, इसको MOFE बोलते हैं ना। Which of the following historical session of the Indian National Congress was held in Uttar Pradesh under the presidency of a woman of the first time? उत्तर प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक सत्र पहली बार किसी महिला की अध्यक्षता में आयोजित किया गया? आप बताएंगे तो एक कानपुर का सत्र था, 1925 में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता जो है सरोजिनी नायडू जी ने की थी। सरोजिनी नायडू जी जो है भारत की और उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी, ठीक है। हु इज द फर्स्ट लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग फीमेल चीफ मिनिस्टर इन द एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक इतिहास में पहली और सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाली मुख्यमंत्री जो थी मायावती जी रही, ठीक है। सुचिता कृपलानी पहली मुख्यमंत्री थी, सरोजिनी नायडू जो है पहली जो है राज्यपाल थी, और सबसे ज्यादा दिन कौन रही? मायावती जी रही। द फेमस 10 अवतार टेम्पल, वन ऑफ द अर्लीस्ट सर्वाइविंग स्ट्रक्चरल स्टोन टेम्पल्स इन इंडिया बिल्ट ड्यूरिंग द गुप्त पीरियड इज सिचुएटेड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश? गुप्त काल के दौरान निर्मित भारत के सबसे शुरुआती जीवित संरचनात्मक पत्थर के मंदिरों में से एक प्रसिद्ध दशावतार मंदिर जो है ये कहाँ पे है? ये ललितपुर में है। कहाँ पे है छात्रों? ये ललितपुर में जो है स्थित है दशावतार मंदिर, ठीक है, ललितपुर जिले। और पूछा अगर ललितपुर ना दे तो देवगढ़ याद होगा, तो देवगढ़ में स्थित है। और ये कौन सी शैली में है? पंचायतन शैली में। किस शैली में है? पंचायतन शैली में है। पूछ लेता है कभी कभी, पंचायतन शैली। आगे चलते हैं। आल्हा इज फेमस bard folk song genre sung during the monsoon season narrates the heroic exploit of the warriors of which specific historical region of उत्तर प्रदेश? आल्हा कहाँ का है? आल्हा आपका बुंदेलखंड का है। ये पहले भी शायद पूछा जा चुका है। रोहेलखंड बरेली वाला इलाका है, पूर्वांचल और अवध के बारे में जानते हो। द भाबर ट्रैक्ट रनिंग इन नैरो स्ट्रिप अलोंग द नॉर्दर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ उत्तर प्रदेश इज जो मॉर्फोलॉजिकली करेक्टेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर? उत्तर प्रदेश की सबसे उत्तरी सीमा के साथ एक संकीर्ण पट्टी में फैले भाबर क्षेत्र की भू आकृति विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? तो भाबर क्षेत्र में क्या होता है? जो भी नदियां होती हैं विलुप्त हो जाती हैं कंकड़ पत्थरों के कारण। तो फाइन एलुवियल मड एंड हाई वाटर टेबल, ये नहीं है, ये तराई का है। कोर्स सैंड ग्रेवल एंड अनसॉर्टेड वेल्ड, मोटी रेत बजरी और बिना छटे हुए बड़े पत्थर, ये हो सकते हैं। तो ये जो है बी ऑप्शन जो है इसमें सही है, ठीक है।
अगला देखते हैं। अगला पूछा गया उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में कौन सा विशिष्ट क्षेत्र रेह या कल्लर मिट्टी में सबसे गंभीर रूप से प्रभावित है, जो कृषि भूमि के बड़े हिस्से को लवड़ी और अनुपातक बना देता है। तो कौन सा है? ये केंद्रीय और पश्चिमी गंगा के जो मैदान है, कहीं पे दिया गया है केंद्रीय और पश्चिमी गंगा के मैदान, यही है ऑप्शन सी जो है सही है। अगला प्रश्न है द गोमती रिवर व्हिच इज फॉलो थ्रू मेजर अर्बन जोन्स लाइक लखनऊ एंड सुल्तानपुर ओरिजिनेटेड फ्रॉम व्हिच स्पेसिफिक नेचुरल वाटर बॉडीज। तो गोमती जो है गोमत ताल यानी फुलहार झील से निकली है, और फुलहार झील कहाँ है? पीलीभीत में है। ऑप्शन ए सही है। अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल इन्वायरमेंटल डिफिनेशन व्हाट क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट कवर ऑक्युपाइज द सिंगल लार्जेस्ट एरिया प्रोटेक्टेड विद इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो है खुले वन है, ओपन फॉरेस्ट है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा क्या है? ओपन फॉरेस्ट पाए गए हैं। अगला जो है पूछा गया आपसे शमशापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? रायबरेली में है। शमशापुर लाइफ कहाँ है? रायबरेली में बताया जा चुका है। उन्नाव में कौन सी है? ये सब पढ़ाया जा चुका है। अलग एक आपकी क्या बनी प्लेलिस्ट है यूपी जीके की। उत्तर प्रदेश कंटेन्स डिपोजिट ऑफ पायरोफाइलेट एंड डायस्पोर मिनरल्स। तो पायरोफिलाइट और डायस्पोर खनिजों के भंडार उत्तर प्रदेश में कहाँ पाए जाते हैं? तो मुख्य रूप से कौन कौन से ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पे पाए जाते हैं? खनिज वाले में हमने बताया था झांसी, ललितपुर, हमीरपुर में पाए जाते हैं। झांसी, ललितपुर, हमीरपुर और महोबा दिया तो वो भी सही था। फिर है योजना आयोग द्वारा स्थापित वर्तमान कृषि जलवायु क्षेत्रीय ढांचे के तहत उत्तर प्रदेश के भीतर कितने जलवायु क्षेत्र हैं? ये कई बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो उत्तर प्रदेश में कितने हैं? 9 हैं। इस पे भी हम चर्चा कर चुके हैं। अगला है उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद शहर का एक जिला एक उत्पाद कौन सा है? तो फिरोजाबाद की चूड़ियां जो हैं काफी प्रसिद्ध हैं, तो ग्लासवेयर और बैंगल्स ही होंगे। आगे देखते हैं छात्रों प्रश्न क्या है। द बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे व्हिच इज इम्प्रूव्स द सोशियो इकोनॉमिक कनेक्टिविटी ऑफ बैकवर्ड साउदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश हैज द फाइनल टर्मिनेटिंग पॉइंट्स इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट। यूपी के पिछड़े दक्षिणी जिलों की सामाजिक आर्थिक कनेक्टिविटी में सुधार करने वाले बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का अंतिम समापन बिंदु जो है कहाँ पे मिलता है? चित्रकूट में। चित्रकूट तो खुद बुंदेलखंड में है। वहीं समाप्त हो जाएगा? नहीं, इटावा में। कहाँ पे? इटावा में। तो बांदा भी नहीं होगा बुंदेलखंड में। आगे देखते हैं प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। तो इसमें सही ऑप्शन क्या है छात्रों? इटावा है। अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस मैट्रिक्स व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश रजिस्टर्ड द हाईएस्ट ओवरऑल लिटरेसी फॉर द फीमेल। फीमेल की लिटरेसी सबसे ज्यादा कहाँ पे थी? हमने बताई थी कानपुर नगर में बताई थी कि फीमेल की लिटरेसी जो है सबसे ज्यादा कानपुर नगर में है। ठीक है, कितनी है? लगभग 75.5% है। आगे पूछा गया व्हाट इज द स्पेसिफिक मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स दैट मस्ट बी प्रेजेंट टू कंडक्ट ए फॉर्मल लेजिस्लेटिव असेंबली सेशन। विधानसभा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में एक औपचारिक विधानसभा सत्र आयोजित करने के लिए उपस्थित होने वाले सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? 1/10 होती है। तो कितनी सीटें हैं आप सभी जानते हो, इस समय तो सीटें खूब जान रहे होंगे। 403 है। 403 का जो है 1/10वां हिस्सा लगभग जो है 40 मेंबर होने क्या है जरूरी है। द भोजपुरी रीजनल लैंग्वेज वाइडली स्पोकन अक्रॉस ईस्टर्न उत्तर प्रदेश बिलोंग टू व्हिच स्पेसिफिक मॉडर्न सब ग्रुपिंग ब्रांच ऑफ प्रकृति। तो भोजपुरी किससे जो है बिलोंग करती, यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो भोजपुरी बोली जाती है एक क्षेत्रीय भाषा है, वो प्राकृत साहित्य जड़ों को किस विशिष्ट उपसमूह से जो है जुड़ी हुई है? शोर सैनी से है, या फिर मगधी से है, या अर्धमगधी से है, या जो है पैचासी से है। तो ये मागधी जो है इसमें जो है सही होगा। अगला छात्रों क्वेश्चन क्या पूछा गया? क्वेश्चन नंबर 82 प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय विरासत पर्यटकों को आकर्षित करने वाली संत शेख सलीम चिश्ती की प्रमुख सूफी दरगाह स्थापत्य रूप से उत्तर प्रदेश के किस स्थल के भीतर है? तो शेख सलीम चिश्ती जी की दरगाह कहाँ पे? आगरा फोर्ट में है? नहीं, फतेहपुर सीकरी में है। जी हाँ, फतेहपुर सीकरी में है। जैसे कि ठीक है, तो ये फतेहपुर सीकरी ही है। ठीक है, कहाँ पे? शाही जामा मस्जिद में। अगला जो है द हिस्टोरिकल कस्टम ऑफ कजरी म्यूजिक। कजरी म्यूजिक सबसे ज्यादा कहाँ? मिर्जापुर में बताया था। कहाँ पे? मिर्जापुर में कजरी। निम्नलिखित में कौन सा परिचालन मंच यूपी में यूपीएसआरएलएम के तहत महिला स्वयं सहायता समूह को सूक्ष्म ऋण जो है देता है? अब आपको बताना है। वितरण और रियायती संपत्ति की तैनाती के लिए जो है प्रेरणा पोर्टल देता है, ई साथी देता है, बीसी सखी पोर्टल देता है, निवेश मित्र देता है।
तो कौन सा पोर्टल है, नाम से स्पष्ट हो रहा है, महिलाओं को दे रहा है, तो बीसी सखी पोर्टल जो है ये देता है। ठीक है, किसके तहत देता है, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत देता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, सिंपली उत्तर प्रदेश ने हाल ही में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना शुरू की। इस वित्तीय सहायता पहल का प्राथमिक परिचालन उद्देश्य क्या है, तो बालिका के विवाह के समय सोने के आभूषण देना। ये क्यों गवर्नमेंट करेगी, सोना तो बहुत महंगा है। प्रोवाइडिंग कंडीशनल कैश ट्रांसफर टू ए गर्ल चाइल्ड एट वेरियस डेवलपमेंट स्टेटस फ्रॉम बर्थ टू ग्रेजुएशन। बालिका को जन्म से लेकर स्नातक तक विभिन्न विकासात्मक चरणों में सशस्त्र नगद हस्तांतरण प्रदान करना। ये सही बात लग रही है। अगला देखते हैं, ग्रामीण इलाकों में स्कूल जाने वाली सभी लड़कियों को मुफ्त साइकिल वितरित करना। ये भी बात सही नहीं है। एकल माताओं के लिए चिकित्सा बीमा कवर प्रदान करना, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन बी सही है। Which of the following cloud-based e-governance storage platform launched under India's Digital India Initiative allows citizens to securely store and access digital copies of authentic documents like driving license and academic transcript? ये दोबारा आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, आपको बताना है भारत की डिजिटल इंडिया पहल के तहत शुरू किया गया निम्नलिखित में कौन सा क्लाउड आधारित ई-गवर्नेंस स्टोरेज प्लेटफॉर्म नागरिकों को ड्राइविंग लाइसेंस और शैक्षणिक प्रतिलेखों जैसे प्रमाणिक दस्तावेजों की डिजिटल प्रतियों को सुरक्षित रूप में संग्रहित करने और एक्सेस करने की अनुमति देता है। ठीक है, तो ये आपको याद होगा। जिन बच्चों का अगर दो पहले गलत हुआ था, आपकी गलत हुआ, तो भाई ध्यान से प्रश्न किया करो। इन मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम which of the following system management components is primarily responsible for the managing hardware resources, allocating memory and acting as the core interface between software application and physical hardware? आधुनिक ऑपरेटिंग सिस्टम में लिखा गया कौन सा सिस्टम प्रबंधक घटक मुख्य रूप से हार्डवेयर संसाधनों जिन्हें हम छू सकते हैं के प्रबंधन, मेमोरी आवंटन करने और सॉफ्टवेयर अनुकूल भौतिक हार्डवेयर के बीच कोर इंटरफेरेंस के रूप में कार्य करने वाला जो है सॉफ्टवेयर है। तो ये कौन सा है, आप बताइए। ऑप्शन दिए हैं आपके, डिवाइस ड्राइवर, कर्नेल, कमांड इंटरप्रेटर, सेल या नन ऑफ द एबव। तो इसमें कर्नेल जो होता है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का केंद्रीय या कोर घटक होता है जो कंप्यूटर हार्डवेयर जैसे संसाधन से मेमोरी, सीपीयू समय को प्रतिबंधित करता है और सॉफ्टवेयर एवं फिजिकल हार्डवेयर के बीच मुख्य इंटरफेस का क्या करता है, काम करता है। अगला, लोकल एरिया नेटवर्क स्थापित करते समय एक नेटवर्क प्रशासक नोट करता है, जब लैन स्थापित किया जा रहा है तो एक लोकल प्रशासक नोट करता है कि IPv4 पते को विशिष्ट श्रेणियों में विभाजित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा क्लास C IP के सही रेंज का प्रतिनिधित्व करता है? सी रेंज के लिए 192 से 223 है। सी रेंज के लिए कितना है, 192 से 223 और 255 तक जाएगा। ठीक है, यही वाला यानी सी सही है। अब इसके अलावा भी क्या कुछ होता है जो आपको बताया जा सके? कोई जरूरत नहीं। जैसे क्लास ए कहा जाए तो 1 से 126 होगा, जैसे 192 से 255 है तो 1 से 126 जो है पहला वाला, इसको ए बोलेंगे। फिर इसके बाद बी जो है 128 से 100 जो है 91 होता है। सी जो 192 से 223 होता है और डी 224 से 239 होता है। अगला देखते हैं। अगला छात्रों, एक ईमेल पते के कॉन्फ़िगरेशन में बड़े पैमाने पर संचार के दौरान सीसी कार्बन कॉपी फील्ड की तुलना में बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी फील्ड का प्राथमिक संरचनात्मक अंतर और परिचालन कार्य क्या है? तो इसका परिचालन बीसीसी क्यों टाइप करते हैं? बीसीसी करते हैं इसलिए कि ईमेल को अन्य सभी फील्ड के जो प्राप्तकर्ता ईमेल हैं, मतलब अगर दूसरे को भेज रहे हैं, अगर सीसी भेजेंगे तो दूसरे को भी पता चल जाएगा, लेकिन बीसीसी भेजेंगे तो दूसरे को पता नहीं चलेगा। अगला है आपका क्वेश्चन, एक आधुनिक कंप्यूटर पेरीफेरल जो कागज पर सूखी पाउडर स्याही को आकर्षित करने के लिए प्रकाश संवेदनशील ड्रम पर विशिष्ट क्षेत्रों को डिस्चार्ज करने के लिए लेजर या लाइट एमिटिंग एलईडी का उपयोग करता है, वो किस प्रकार का प्रिंटर कहलाता है? ये भी आसान था, लेजर है तो यानी लेजर प्रिंटिंग हो गया। ठीक है, इसके अलावा जो है आपका पूछा गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के वास्तुकला ढांचे में कौन सी परत सेंसर, एक्यूरेट और स्मार्ट आईटी गैजेट्स का उपयोग करके भौतिक वातावरण से डाटा संग्रह के लिए संरचनात्मक रूप से जिम्मेदार है? तो ये परसेप्शन लेयर जो है जिम्मेदार है। अगला प्रश्न पूछा गया है आपका, लार्ज लैंग्वेज मॉडल जिसको LLM प्रशिक्षण के लिए संप्रभु कंप्यूटिंग बुनियादी ढांचा स्थापित करने के उद्देश्य से भारत की पहली स्वदेशी AI माइक्रो चिप क्लस्टर पहल किस व्यापक राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत आती है? तो इसमें मिशन के बारे में आपसे पूछा है। ठीक है, तो ये कौन सा मिशन है? ये इंडियन AI मिशन है। कौन सी है? इंडियन AI मिशन, यानी बी ऑप्शन इसमें सही है। कौन सा सही है? बी सही है। अगला प्रश्न पूछा गया है आपसे,
निम्नलिखित में से किस साइबर सुरक्षा खतरे में एक दुर्भावनापूर्ण अभिनेता दो वैध कंप्यूटर उपकरणों के बीच सक्रिय संचार नेटवर्क स्ट्रीम को उनकी जानकारी के बिना बाधित करता है और संभावित रूप में बदल देता है? कोई दूसरा जो है, दो कंप्यूटर आपस में जुड़े हैं, दूसरा कोई बीच में आ गया, तो इसको हम क्या कहेंगे? रैंसमवेयर हमला कहेंगे, फिशिंग कहेंगे, या मैन इज द मिडिल हमला कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? मैन इज द मिडिल अटैक, इसको मिड एम बोलते हैं। ठीक है, मिड एम याद रखना। अगला आप जानते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोसेसिंग में निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्निहित विशेषता एक उपयोगकर्ता को एक एकल मास्टर दस्तावेज टेम्पलेट बनाने और व्यक्तिगत थोक पत्र या प्रमाण पत्र उत्पन्न करने के लिए इसे संचरित डेटा स्रोत के साथ मर्ज करने की अनुमति देता है? तो ये भी आपका दोबारा पूछा गया, ये क्या है? आपका मेल मर्ज जो है, इसके बारे में है। ये शायद आपका पिछली बार भी क्वेश्चन पूछा गया था, इससे मिलता जुलता। भारत में डिजिटल इंडिया वित्तीय प्रणालियों को नेविगेट करते समय एनपीसीआई द्वारा विकसित निम्नलिखित में से कौन सा रियल टाइम इंटरबैंक भुगतान आर्किटेक्चर वर्चुअल पेमेंट एड्रेस बीपीए का उपयोग करके तत्काल मोबाइल टू मोबाइल धन हस्तांतरण को सक्षम बनाता है? तो सभी को पता है, यह है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसको यूपीआई के नाम से जानते हैं। कंप्यूटर प्रोसेसिंग आर्किटेक्चर के संबंध में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के भीतर अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट का कार्य क्या होता है? अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट जो है क्या करती है? गणना करती है और गणितीय जो है संचालन करती है। इसमें बी ऑप्शन आपका सही है। अगला देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एडवांस मशीन लर्निंग डोमेन्स फोकस ऑन ट्रेनिंग मल्टी लेयर्ड आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क विद इन डीपली नेस्टेड रिप्रेजेंटेशन टू प्रोसेस अनसैचुरेटेड डाटा सेट्स लाइक इमेजेस एंड ह्यूमन स्पेस? निम्नलिखित में से कौन सा उन्नत मशीन लर्निंग क्षेत्र छवियों और मानव भाषण जैसे असंरचित डेटा सेटों को संबंधित करने के लिए गहराई से नेस्टेड अभ्यावेदन के लिए बहुस्तरीय कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क को प्रशिक्षित करता है? तो इसमें क्या होगा? लीनियर रिग्रेशन, डीप लर्निंग, डिसीजन ट्री प्रिसीजन, या रोबोटिक प्रोसेस? तो इसमें मुख्य रूप से क्या आ जाएगा आपका? इसमें आपका डीप लर्निंग आ जाएगा। ठीक है, डीप लर्निंग बोलेंगे। नेक्स्ट आपके छात्रों, आपसे पूछा गया है, इंटरनेट संचालन के दौरान वर्ल्ड वाइड वेब पर डोमेन नेम सिस्टम डीएनएस का प्राथमिक प्रणालीगत उद्देश्य क्या है? तो डीएनएस क्या करता है? डीएनएस क्या करता है? इसका आंसर आप बताओगे। डीएनएस के बारे में हम बात कर चुके हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोसेसिंग में कर्सर इंसर्शन पॉइंट की स्थिति का बिल्कुल सटीक हार्ड पेज ब्रेक उत्पन्न करने के लिए कौन सी शॉर्ट कुंजी अपना सकते हैं? तो अगर कंट्रोल करके एंटर कर दोगे तो ये काम आपका हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, व्हिच आर द फॉलोइंग डिजिटल प्लेटफॉर्म मेंटेन एज एन एसेंशियल गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन उत्तर प्रदेश अलाउ सिटीजन टू अप्लाई फॉर द इनकम कास्ट एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट? इनकम कास्ट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए कौन सा यूज किया जा रहा है? तो इसमें ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल या ई साथी जो है यूज किया जाता है, आपको पता ही है। दर्पण डैशबोर्ड, भूलेख तो खतरा खतौनी के लिए होगा, निवेश मित्र निवेश करने के लिए हो गया। ये सारी चीजें आप जानते हैं। और ये बी वाला दर्पण डैशबोर्ड सरकार इस्तेमाल करती है कि कैसे विकास हुआ। तो ये कुल 100 क्वेश्चन थे जो आपको बता दिया गया है। आगे ये जो है आपको भेजी जाए या नहीं भेजी जाए, आप हमें जरूर बताएं। आपको कैसी लग रही है, ये सारी चीजें आप हमें बता सकते हैं। महामना आपकी मनोकामना पूरी करे। धन्यवाद।